पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर बोर्ड। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट, किसके पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड चंद्रमा के पृष्ठ के निकट, जैसे चंदा मामा की बात करेगा हम शिलाजी निर्वात की बात करें, क्योंकि आपको तो पता है वहां वायुमंडल नहीं है। बोलिए, आपको तो ये बात पता है ना कि वहां वायुमंडल नहीं है। तो चला जी, जब वहां वायुमंडल नहीं है मतलब निर्वात है, और निर्वात है मतलब चला जी, निर्वात है मतलब चला जी कि दोनों एक साथ गिरेगा कि अलग अलग गिरेगा? पक्का? ये आपका है चला ग्रेविटेशन ना 10 नंबर चैप्टर। द नेम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है। चैप्टर कितना? चैप्टर 10 है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से, जब ये चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरा चला मतलब निर्वात में गिरा, और निर्वात में जाने मोहब्बत तो जानती है कि दोनों साथ गिरेगा। बोलो हाँ या ना? तो चला जी, आंसर बताइए क्या होगा। कि वे किसी भी क्षण समान होंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों को डाउट होगा, कुछ लोगों को डाउट होगा कि विभिन्न त्वरण होंगे, ये तो गलत है। ऊपर से नीचे जब गिरेगा तो त्वरण का मान क्या होगा? समान होगा, ये गलत है। पर समान परिमाण के बल, बल की बात तो होगी ही नहीं। चला, जब भी बात होगी ऊपर से नीचे गिरने में समान की, किसकी बात होगी? त्वरण की। क्योंकि चला समान परिमाण के बल कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता जब मुक्त रूप से गिरेगा। मुक्त रूप से गिरेगा मतलब बल काम नहीं करेगा, देयर इज नो फोर्स। मुक्त रूप से गिरने का मतलब है हुआ चला कोई बल नहीं लगाए, सीधा छोड़ दिया, कोई बल नहीं लगाए सीधा छोड़ दिया, तो इसी को हम कहते हैं मुक्त रूप से गिर। बोलो हाँ या ना? अब चला, ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, कुछ लोगों को डाउट होगा इस पर। फिर कहता है चला कि जड़त्व में परिवर्तन हो जाए। तो चला, जड़त्व में परिवर्तन का यहाँ बात कहाँ है? जड़त्व में परिवर्तन का मामला तब आता चला जी जब कोई पिंड अस्थिर से गति में आता या गति से क्या होता चला अस्थिर होता। ये तो चला गिर रहा है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में जड़त्व का कोई मामला नहीं होता है। द राइट आंसर इज ए फॉर। लगेगा चला ग्रेविटेशनल फोर्स की बात यहाँ कहाँ है? तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेगा तो बल की बात करेगा, ठीक है ना? चला जी, यहां लिखेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वृत्तीय तो बल की बात करेगा तब माने, नहीं तो नहीं माने, ना तो सही आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। त्वरण चला जी का वेग किसी भी क्षण समान होगा। तो त्वरण का मान समान तब होता है जब वेग समान है। तो वेग समान है तो त्वरण मतलब कौन सा त्वरण? अगर उस ग्रह का त्वरण है तो ग्रह का त्वरण फिक्स है, वो समान होगा। लेकिन अगर सिर्फ त्वरण की बात कर रहा है तो सिर्फ त्वरण की बात कर रहा है मतलब बल लगने के बाद त्वरण की बात होती है। तो बल लगने के बाद तो त्वरण की बल लगेगा ही नहीं। बल लगेगा इसलिए नहीं क्योंकि मुक्त रूप से गिर रहा है, इसलिए त्वरण की बात नहीं करनी, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। द नेक्स्ट वन इज चला, आपको हर एग्जाम में फायदेमंद होगा, हर एग्जाम में। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? विषुवतीय वृत्त तथा ध्रुवों पर समान होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। ये तो चला एकदम गलत है, ध्रुव पर महत्तम ना होता है, विषुवतीय वृत्त पर न्यूनतम होता है। आएगा दिया ध्रुव और विषुवतीय वृत्त पर, ध्रुव से विषुवतीय वृत्त पर बढ़ता है कि घटता है? चला ये ध्रुव है, ये चला ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है,
तो यहाँ चला अधिक होता है, यहाँ कम होता है, इधर से इधर जाने पर घटता न है। अब चला जी आंसर बताइए क्या होगा। व्हाट इज आंसर? विषुवतीय वृत्त पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। विषुवतीय वृत्त और ध्रुव पर समान होता है, गलत है। ध्रुव पर न्यूनतम नहीं होता, महत्तम होता है। ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है। चला ध्रुव पर महत्तम होता है, विषुवतीय वृत्त पर न्यूनतम होता है, इधर से इधर जाने पर घटता है। ये लिख दिया है बढ़ता है, तो चला ये भी गलत है, ये भी गलत है। एंड द राइट आंसर इज सी फॉर कैट। एक लाइन की अगर हम बात करें तो ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर होता है चला महत्तम। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर होता है विषुवत रेखा पर होता है चला न्यूनतम। कभी कभी विषुवत रेखा के जगह पर भूमध्य रेखा दे देता है, भूमध्य रेखा। सच पूछिए तो ये जो भाषा है वृत्त वाली, यहां देखिएगा कुछ लोगों को यहां डाउट होगा, विषुवतीय वृत्त दिया है, आप विषुवत रेखा कह रहे हैं। इसका सही और सटीक वर्ड चला विषुवतीय वृत्त ही हो। आप बोलिए कैसे? हम बताते हैं कैसे। हमको ये बताइए, विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा मतलब ये रेखा, तो रेखा पर तो चला केंद्र भी होता है। सबसे बड़े भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, शायद यही थ्योरी है ज्योग्राफी का। तो उसमें तो केंद्र भी होता है, तो उसमें जीरो हो जाता है। लेकिन यहां ना न्यूनतम होता है चला, तो यहां न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा है कि विषुवतीय वृत्त है? क्या है ये विषुवतीय वृत्त है। तो एग्जैक्ट वर्ड यही है, लेकिन कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है, कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है। तो सबका सेम मामला है। और पृथ्वी के केंद्र पर अगर कहिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर अगर कहिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर अगर कहिएगा तो कितना हो जाएगा? ठीक, पृथ्वी के केंद्र पर कहिएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। इज द राइट आंसर। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए? पढ़ जाएं। द नेक्स्ट वन इज, कहता है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। कितना है? दोनों पिंडों के द्रव्यमान, दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधा कर दिया जाए। क्या क्वेश्चन? किसको आधा करना है? किसको आधा करना है? चला साधारण आदमी लैंग्वेज नहीं पकड़ सकता है, तुम लोग पकड़ लिया, लेकिन इतना आसानी लैंग्वेज पकड़ना नहीं है। कहता है यदि दोनों पिंड के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए। किसको समान रखते हुए? इसको आधा कर। किसको आधा कर? द्रव्यमान को की दूरी को। क्या बात है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर G m1 m2 बटा स्क्वायर। तो यहां से चला अगर F नया कर दें, F नया हो जाएगा G m1/2 इंटू m2/2 बटा चला जी R स्क्वायर। ये हो जाएगा F नया इज इक्वल टू 1/4 G m1 m2 बटा R स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 F इज आंसर। आंसर बताओ, 1/4 घट गया कि बढ़ गया? 4 गुना होता तो चौथाई बढ़ जाता, मतलब 4 गुना बढ़ जाता। हमको लगता है इस टॉपिक का आज तक आप जितना क्वेश्चन बनाए होंगे सबसे उल्टा यही लैंग्वेज। हमको तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं आप लोग रीजनिंग बनाते हैं, नहीं लगता होगा।
आज तक हम जितना क्वेश्चन इस टॉपिक का बताए हैं उसमें सबसे उल्टा लैंग्वेज इसी क्वेश्चन का है। अगला क्वेश्चन में चलें। एंड द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, कहता है कि कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी, इचला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण है। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, यदि डोरी टूट जाए, देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन कि क्या बात है, आपको एक चीज याद है क्या? आपको क्या ये याद है कि वेग की दिशा ये होती है और त्वरण और अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की दिशा ये होती है? नहीं याद है? कोई बात नहीं बाबू सोना, हम याद दिला देंगे। ध्यान दीजिएगा, वेग की दिशा होती है स्पर्श रेखा की दिशा में, और त्वरण और बल की दिशा केंद्र की ओर। एक मिनट, होल्ड डाउन। त्वरण और बल की दिशा किधर की ओर? बोलो हाँ कि ना? अगर ये वस्तु यहां है और घूम रही है, रस्सिया टूट जाए, रस्सिया टूट जाएगा तो इस दिशा में ये फ्लो कर जाए। अरे चला, कोई भी आदमी किधर जाएगा? जिधर उसका वेग होगा उधरे जाएगा। बोलिए ना, कोई भी आदमी किधर जाएगा? जिधर उसका वेग होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर वृत्ताकार पथ में गति करेगा। ये टूट जाएगा यहां से, ये ऐसे ऐसे ही गति करेगा। ये गलत है। चला, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर सरल रेखा के अनुदिश, कुछ लोग यो मार दिए, मारे हैं क्या? गलत है। ये तब होता है चला जब अभिकेंद्र बल अधिक होता है। अभिकेंद्र बल अधिक होगा अर्थात घर्षण बल ज्यादा होगा, या डोरी का तनाव बल ज्यादा होगा अर्थात डोरी का तनन बल जब ज्यादा होता ना, तब ये केंद्र की ओर हो जाता है। ये आंसर होता, लेकिन कब? जब डोरी का तनन बल अधिक होता। जब डोरी का तनन बल क्या होता? अधिक होता। कहता वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शीय यानी टेंजेंट के अनुदिश गति करेगा। सही है? अरे यही ना स्पर्श रेखा है। कहते वह रेखा जो किसी कर्व को छू कर चले जाए, स्पर्श करके चले जाए, उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी फॉर कैट। लड़का से दूर वृत्ताकार पथ के अभिलंबवत सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। ये भी नहीं। 3 नंबर कैसे होगा? चला, लड़का से दूर, यहां लड़का खड़ा होकर घुमा रहा है। अब कहता है लड़का से दूर वृत्ताकार पथ के अभिलंबवत, अभिलंबवत सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। अभिलंबवत गति का मतलब चला किधरों गति कर सकता है, इधरों गति कर सकता है, इधरों गति कर सकता है। ये भी लंबवत है और ये तो खुद लंबवत है। अब देखिए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो लंबवत का मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन वेग की दिशा का मतलब फिक्स है कि जिधर उसका वेग होगा उधरे होगा। इसलिए इसका आंसर बाबू हो जाएगा कितना नंबर? टी फॉर डॉग। पढ़े। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर बता दीजिए चला जी, क्या होगा? ए की बी किसी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। कहते हैं चला किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रवों में रखा जाता है। वह पिंड D1 D2 D3 है। बहुत अच्छी बात है। 3 गो माध्यम है जिसका घनत्व, इसका घनत्व D1 है, इसका घनत्व D2 है एंड इसका घनत्व क्या है? D3।
घनत्व द्रवों के क्रमशः 1/9, 2/11 और 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हैं, यही ना है। तो तैरता है, ई चला कितना रख रहा है, किसी पिंड को, ये पिंड है, इसमें कितना भाग ऊपर है, 1/9 भाग, बोलेंगे। हाँ, इसमें भी एक पिंड है, 2/11 भाग, और इसमें भी चला एक पिंड है, 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है। घनत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो चला जी एक बात बताइए, 1/9 बोले तो 0.1 और 2/11 बोले तो 0., ये चला 9 एक बच गया तो एक फिर हो जाएगा 9 देखना चला, भाग हमारा गड़बड़ है, ये हो जाएगा 0.1 9 8। इसको थोड़ा उधर कर देते हैं, 3/7 0.7 चौका 18। चला ये ध्यान रखिएगा, जिसका ज्यादा भाग ऊपर है उसका घनत्व ज्यादा है, बोलेंगे। इसीलिए तो समुद्र में तैरती नाव ऊपर तैरती है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक है। जिसका घनत्व ज्यादा होगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसमें ऊपर वाला भाग ज्यादा होगा, लिख लीजिए। जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें ऊपर वाला भाग अधिक होगा। इसीलिए तो समुद्र में तैरता जो बर्फ का टुकड़ा है या नाव है वो ऊपर उठकर तैरती है। अब चला जी देखिए, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, D3 का, तो D3 सबसे ज्यादा होगा, D1 D2 उससे कम है, D1 सबसे कम है, तो आंसर हो गया। D3 का ऊपर वाला भाग सबसे ज्यादा ना है, उसी हिसाब से सजा देंगे जान, हमारा आंसर आ जाएगा। तबियत खराब है, कैसे तबियत खराब हो जाता है चलवा से, मुश्किल से 10 किलो का है। खाने पीने पे ध्यान नहीं दीजिएगा चला जी, गड़बड़ा जाएगा। पता चला जॉब तो हो गया, मामला गड़बड़ा। कहते हैं चला F=GMM/D², सुने हैं कि नहीं? जी क्या है, हमको लगता है ये है क्या, प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। जी को चला सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 कूलम्ब स्क्वायर बटन न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर है। और इसका खोज कौन किया था, कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी, कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी, कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़ जाए, अरे आगे बढ़े।
गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, केवल सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो बिंदुओं के बीच होता है। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो द्रव्यमान के बीच होता है। यही तो कहा था न्यूटन चाचा ने कि किसी भी दो द्रव्यमान के बीच जो बल लगेगा वो कौन बल होगा? गुरुत्वाकर्षण। एंड द नेक्स्ट वन इज, कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम में राशि जी का मान, राशि जी बोले तो चला, जी बोले तो जी बराबर, देखो छोटी जी बराबर होता है एम बटा आर स्क्वायर। तो चला जी ये ध्यान रखिएगा, छोटी जी और बड़ी जी में अंतर है। इसको चला गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसको चला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसको चला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है चला न्यूटन स्क्वायर बटा G(m1m2) बटा आर स्क्वायर। हाँ, ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। इसका खोज चला न्यूटन किया था, इसका खोज कैवेंडिश किया था। और ये चला बदलता है और ये हर जगह नियत रहता है। राइट इट डाउन, ये बदलता। ये छोटी जी और बड़ी जी में अंतर है। इसका फॉर्मूला होता है छोटी जी का जी बराबर Gm बटा आर स्क्वायर। जल्दी से लिख लीजिए। m पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, m और r ये दोनों चीजें पृथ्वी के लिए लागू होती हैं, यानी ग्रह के लिए लागू होती हैं। चला जी ठीक है कि गड़बड़ है? छुटका आउट ऑफ द बोल। स्मॉल जी का मान नहीं करता, स्मॉल जी का मान फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए तो निर्वात में दोनों साथ गिर जाता है। टीचर चला पता है अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? उस चला से जो सवाल पूछता हो सीढ़ी पर, उस चला से जो पीछे पीछे ऑफिस पहुंच जाता हो। तभी टीचर जब हम लोग आपस में बैठते हैं चला, तो उस बच्चे को अगर कुछ भी हो जाएगा तो प्रॉपर वे में हम लोग रिस्पॉन्ड भी करेंगे, क्योंकि पता है कि आज नहीं तो कल उसको जॉब में जाना है। तो हो सकता है हम इस पे गुस्सा आ जाए या इस पे गुस्सा आ जाए या उस पे या उस पे या उस पे, लेकिन अंदर में एक बात चलते रहता है कि मानेगा नहीं, कि कुछ ना कुछ कर लेगा। तो हम लोग जब जाते रहते हैं चला, कभी कभी डांट भी देते हैं, क्योंकि हर दिन वही काम है, शेड्यूल इतना बिजी है। आप पीछे से जाएगा सर तनी दिखाए, ओकर चक्कर में कितना दिन हमारे सीढ़िया पे जो पैरवा मुचक गया है वही से देखने में। लेकिन वो बच्चा जब आता है तो चला उसको हमेशा इसलिए याद रखते हैं, इसका मतलब दिमाग में एडजस्ट होता है कि पढ़ने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही पूछेगा चला जब पढ़ने वाला होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पूछ रहे, पढ़ने वाले नहीं है। आप कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं चला जिनको समझ में भी तो आ जाता है, क्योंकि उनका पहले से बहुत अच्छे से किया हुआ रहता है, तो उनको समझ में भी आ जाता है। अब चला क्वेश्चन है, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, बहुत बढ़िया बात है, रखे रहने दीजिए।
यदि दोनों कणों के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तथा इनके बीच की दूरी को अपरिवर्तित रखे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण, ये तो आप देख के बना दोगे। F बराबर Gm1m2 बटा, ये दोनों को दुगुना कर दीजिएगा तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा आंसर। सही है ना। अगला क्वेश्चन ये भी आप बना ही दिए होंगे। वायुमंडल पृथ्वी को जकड़ा हुआ है किसके कारण, लेकिन अगर कहेगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है किसके कारण, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, पलायन वेग बहुत कम होने के कारण, पलायन वेग बहुत कम होने के कारण। 8 नंबर में डाउट है तो कोई बात, पीछे चलेंगे फिर बता देंगे क्या डाउट है। यूट्यूब पर चला क्लास 10th का भी एक, कितना चैप्टर हो गया, 11 चैप्टर, 5 बचा हुआ, 5 13 हो गया, हाँ 13 हो गया, 3 वो बच्चा, बस आज खत्म, आज नहीं तो कल तक एकदम नहीं बचेगा। बाबू मेरे इस पे क्या समस्या हो गया इसमें, गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, ये आंसर होगा। किसी पर निर्भर नहीं करता, ये कांस्टेंट है। यही अगर छोटी जी कहता ना चला तो छोटी जी का मान जो है ये पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। बड़ी जी ने कह रहा है तो बड़ी जी का मान किसी पर निर्भर नहीं करता, ये एक नियतांक है। आप बोलिए चला जी, बोलिए कोई डाउट है तो। हेलो, हाँ चला जी बोलिए। तो फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि F बराबर तो सर Gm1m2 बटा R स्क्वायर होता है, बोलिए। अच्छा जी बराबर, देखो कितना बढ़िया बात मेरे मन में आ गया, अभी बताएंगे तुमको लगेगा वाह क्या बात है। जी बराबर है R स्क्वायर बटा M1m2 होता है, तो आप कहेगा तो निर्भर किया, मेरे मन में भी ये बात कही आया था, ये तो निर्भर कर रहा है, लेकिन चला कि जी जो है इसके साथ है और ये बदल रहा है, तो ये बदल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। आप जीवन भर वो लकड़ी का टुकड़ा अपने साथ रखिए, आपका हाइट बदल जाएगा तो लकड़ी का टुकड़ा आपके साथ है तो उसकी भी हाइट बदल जाएगी क्या। तो किसी के साथ रहने से किसी की मात्रा में परिवर्तन हो जाए ये हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन आप अपने साथ एक कुत्ता रखिए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उसकी भी उम्र बढ़ेगी और उसका भी हाइट में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे आप बड़े होइएगा वैसे वैसे वो भी बड़ा होगा। मतलब अगर कोई फिक्स चीज आप अपने साथ रखते हैं तो साथ रहते हुए भी वो नहीं बढ़ता है, और अगर कोई नॉन फिक्स चीज वेरिएबल आप अपने साथ रखते हैं तो आपके बढ़ने से वो बढ़ेगा या आपके बढ़ने से हो सकता है वो घट जाए। ये इसके साथ जरूर है लेकिन ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये नहीं बढ़ेगा घटेगा, ये कांस्टेंट है, इसको फिक्स कहते हैं, नियतांक कहते हैं, ये बदलता। और बोलिए, यही डाउट होगा सर, कौन पूछ रहे थे, यही डाउट है पक्का, हमको लग रहा था। क्लियर हो गया, आपका एग्जाम हो गया। अच्छा इसमें मारेगा भी आप गलत, कोई बात नहीं, चला जी सीख लेंगे हम लोग। आप क्वेश्चन नंबर बताइएगा। 11, वेरी गुड। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या है,
ये एकांक वाला लफड़ा बड़ा पूछ रहा है। हम आपको एक बात बताते हैं, जब ये एकांक वाला झोल पूछे ना, देखो चीज याद कीजिएगा। जैसे आपको कहेगा ना जी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या? बल बटा क्षेत्रफल। कहेगा एकांक क्षेत्रफल में दाब किसके बराबर होगा? तो ये अगर एक हो जाएगा तो एकांक क्षेत्रफल में दाब बल के बराबर होगा। अगर आपको कहेगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या? कहेगा जी बताइए तो एकांक आयतन में जो घनत्व होगा वो किसके बराबर होगा? क्लियर है? अब चला एक बात बताइए, कहता है F बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो कहता है एकांक दूरी पर स्थित, ये दूरी एकांक है, आर दूरी है ना है चला जी, ये m1 है ये m2 है और बीच की दूरी r है। कहता है एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाएगा? एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान वाले द्रव्यमान के बीच एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान वाली दूरी के एकांक दूरी पर स्थित एकांक दूरी पर स्थित से दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये भी एकांक, ये दोनों भी एकांक, तो ये जो है इसके बराबर नहीं होगा। यानी एकांक आयतन में उपस्थित घनत्व क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित दाब क्या कहलाएगा? बल। एकांक दूरी और एकांक द्रव्यमान में उपस्थित आकर्षण बल क्या कहलाएगा? जी। कितना बढ़िया समझा दिए। आंसर बताइए। सत्य की असत्य? जल्दी से लिख लीजिएगा तब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। है ना लॉजिकल बात? कितना सिंपल सरल प्रश्न है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। एक बार समझ लेने के बाद सबसे आसान प्रश्न। चला आप जब कभी अपने गांव मोहल्ला में कभी भी कोई पढ़ा रहा हो और आप भी संजोग से पढ़ा रहे हैं, आप खाली बोर्ड टांग दीजिए कि एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन हम करवा देंगे, तो रोआ खड़ा हो जाएगा सामने वाले। आप चले जाइए कभी बाजार समिति या अन्य जगहों पर, एक भी बोर्ड नहीं मिलेगा कि पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम करवा देंगे। हम तो अभी ऑब्जेक्टिव करवाए, उसमें और भी चीजें हैं, उसमें लघु उत्तरीय भी है और दीर्घ उत्तरीय भी, ठीक ना? तो और ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि पहले चैप्टर का लिंक तीसरे चैप्टर से रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 12। आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, चला जी, त्रिज्या की पृथ्वी है, इसके केंद्र पर, किसके केंद्र पर भार, केंद्र पर जी का मान 0 होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, तो डब्ल्यू का मान भी क्या होगा? 0। व्हाट इज द आंसर? ए फॉर एप्पल, द राइट आंसर। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में डुबाने पर इसका भार कितना हो गया? 8 न्यूटन। इसका मतलब 2 न्यूटन के बराबर पानी विस्थापित कर दिया। आंसर आर्किमिडीज चचा का सिद्धांत है। बोलो चिल्ला। हो गया? आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा।
कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 है। 3 है बॉक्स। कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 है। बॉक्स पर 3 है, मतलब 3 ढंग से खड़ी। ऑप्शन पढ़ के अब हमरा समझा रहा है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब, चला तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्या? क्षेत्रफल। अब बताइए, कब अधिक होगा? जब आधार लंबाई और चौड़ाई से बना। तब अधिक होगा जब आधार चौड़ाई और ऊंचाई से बना है। तब अधिक होगा जब आधार और आधार ऊंचाई व लंबाई से बना। उपरोक्त प्रकरणों में समान होगा। क्या? बी फॉर बॉल। कैसे? तब अधिक होगा जब आधार चौड़ाई और ऊंचाई से बना। चौड़ाई है 40 और ऊंचाई है 20। तो चला, जब चौड़ाई और ऊंचाई से बना होगा तो 40 गुना 20 बराबर कितना? 800 हो गया क्षेत्रफल। और जब लंबाई और चौड़ाई से बना होगा तो लंबाई है 60 और क्या है? चौड़ाई कितना है? 40। तो 6 चौका 2400। आज जब आधार ऊंचाई और लंबाई से बना है तो ऊंचाई कितना है? 20 और लंबाई कितना है? 60। 1200। तो तब अधिक होगा जब क्षेत्रफल कम हो। मेरे गुरुजी का एक कॉन्सेप्ट हमको याद आ गया चला, और वो कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा था गुरुजी का कि हम कहीं लगाते थे मेरा सवाल बन जाता था। कॉन्सेप्ट ये था, वो कहते थे संगत भुजाओं को गुना करने पर क्षेत्रफल प्राप्त होता है। नमस्कार है उस गुरुजी को उस बात के लिए। गौर फरमाइएगा, संगत भुजाओं को गुना करने पर क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो गुरुजी डायलॉग दिए थे हमको कि लंबाई है, कि चौड़ाई है, तो संगत भुजा को गुना कर दो, यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। फिर गुरुजी कहते थे ये वर्ग है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, संगत भुजाओं को गुना कर दो, यानी आयत का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो यहां भी संगत भुजा है, या तो लंबाई चौड़ाई है, या चौड़ाई ऊंचाई है, या ऊंचाई लंबाई है। क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। चला जी, अब बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। जकर क्षेत्रफल सबसे कम होगा ओकर दाब अधिक होगा। तब अधिक होगा जब क्षेत्रफल कम हो। कितना सारा थ्योरी नहीं लपटा गया इसी में। एकदम सिंपल से प्रश्न में बहुत सारी थ्योरियां। डाउट है? अरे चिपका। हाँ, डेट आ गया। किसका डेट आ गया? अगला प्रश्न, एग्जाम का डेट आ गया। एग्जाम का डेट किसी न किसी का हर दिन आते रहता है। अब चला, थोड़ा डरने की जरूरत नहीं। हम बोले, चला कल भी हम यूट्यूब पे भी बोले थे कि या तो आप एसके झा सामान्य विज्ञान से हटिएगा तो एनसीईआरटी पे अटकिएगा। एनसीईआरटी नहीं पूछेगा तो एसके झा सामान्य विज्ञान पूछेगा। तुमको में से क्यों ना पूछेगा। अब तीसरा क्या पूछेगा? और कुछ बचल है कि पीडी पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा? अच्छा चला, ईमानदारी से बताइए, हमको लगता है जो एग्जाम दे के आया होगा तो हर तरह का बच्चा मिला होगा। कोई बोलता होगा एनसीईआरटी से पूछा, कोई बोलता है नहीं झाई सर की किताब से सब क्वेश्चन। तो ये तरह का लोग तरह मिला हो।
तो चला, अब तो तेरा पास दोनों है, अब कहां जाए? अब हेने आओगे तो यो चित भी तेरी, अब पट भी तेरा, बस पकड़ के सरिया के एग्जाम देके चल। कहता कोई सेब, आय हाय हाय हाय, सेब न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सेबे पर अटकल है, आ सेब के क्वेश्चन नहीं देते ओकर चैप्टर अधूरा है। कहते हैं कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर, कोई सेब किसी वृक्ष से कहां पर, पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। बहुत बढ़िया बात है, बोला रे। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो बताइए क्या होगा? ए की भी किसी बी, चला हमको लगता है ये होगा, क्योंकि दोनों पर समान बल लगेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तु पर जब लगता है तो समान रूप से लगता है, क्योंकि यह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं। आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा? E4 कुछ लोग कहेंगे कि F बराबर तो होता है Gm1m2 बटा r², बोलिए ना हो। तो चला जी, बहुत छोटे द्रव्यमान के लिए इसको इग्नोर किया जाता है। अगर दूरी बहुत ज्यादा हो तो दूरी को हम लोग मानते हैं, बाकी चीजों को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर। ठीक है, क्योंकि यहाँ चला वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इसका वैल्यू या इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होने का इसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, इसीलिए कहेंगे दोनों का क्या होगा, समान। हाँ जी जनाब, हाय 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 हाय, क्या प्रश्न है इनका। कहना है जब दोनों बल समान है तो सेब पृथ्वी की ओर क्यों आ रहा है? चला, भगवान और भक्त दोनों में आकर्षण बल है, बोलिए ना। नहीं है, लेकिन है आकर्षण बल। जब भी आएगा एक दूसरे की ओर ही आएगा, दूर नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कि सेब इधर क्यों आ रहा है, के विचार से उधर जाएगा तो विकर्षण बल। आप पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का, लिए कभी ऐसा होगा चला कि भक्त से दूर भगवान चले जाए? नहीं होगा, क्योंकि उस दोनों में आकर्षण का ही बल है, उस दोनों में कभी विकर्षण का बल नहीं होता। हम लोग पढ़ाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल केवल नाम है गुरुत्व का आकर्षण बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल। इसलिए सेब गिर रहा है तो आकर्षित होकर आप भगवान की ओर आइएगा, आगे दूर जाइए। अब बताइए किधर फिर, बताइए। अरे छुटका हरा के दिखाओ हमको तो समझ, बोलो छुटका, एक में कोई डाउट है तो विपरीत में भी जाएगा। चला एक नाम है तू तो वही बात कह रहा है कि अमित कुमार यादव जो है महतो जी हो गए, नाम है गुरुत्वाकर्षण तो विकर्षण हो जाएगा। देखिए, चुंबकीय बल और विद्युतीय बल आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है, इसलिए वो और आएगा, दूर नहीं जाएगा। बोलिए। हाँ सही बात, आपका कहना है तो सूर्य जो है पृथ्वी की ओर, पृथ्वी जो है वो सूर्य की ओर क्यों नहीं आ रहा? चला जी, हमारे में और आप में आकर्षण है, धक्का की जगह आप हमारा में सट जाइएगा, सब आकर्षण अलग अलग है। अब चला, आपका और आपकी पत्नी का आकर्षण होगा, की कोशिश कीजिएगा, वो आकर्षण अलग है, क्योंकि वहां आकर्षण ज्यादा है। अब मेरा इनसे आकर्षण होगा, चला आप समझने की बात कीजिए, डिपेंड करता है हाउ मच क्वांटिटी देयर इज अट्रैक्शन, आकर्षण कितनी मात्रा में है। नहीं बुझा रहा है, जल्दी बोलिए, 1 मिनट बोलिए।
सूर्य, देखिए इनका कहना है कि जब बराबर बल लगता है तो सूर्य पृथ्वी की चारों ओर क्यों नहीं घूमता है? शिला जी, सूर्य एक अस्थिर पिंड है, हमारे और मकान में एक बल लग रहा है, हम घूम सकते हैं, क्या मकान घूम जाएगा? जी हर चीज का एक प्रॉपर एग्जाम्पल है जिससे आप समझ पाइएगा। हाँ चला जी, पीछे कोई आया था, बताइए क्या काम है? कोई काम है क्या? तो यार शनिवार था ना, हमको याद नहीं रहा कि शनिवार, मंडे को आइए। अरे यार ट्यूजडे को आइए, 14 तारीख। हमको याद ही नहीं रहा कि आज शनिवार। बैठिए ना, क्लास कीजिए, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए क्लास कीजिए, क्वेश्चन दे दो इन लोग। वो मैकेनिकल जेई वाले हैं। हम चला बहुत सब्जेक्ट ना पढ़ाते, तो पता है हम कितना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? 12। और 12 सब्जेक्ट बिना मटेरियल देखे हुए पढ़ाते। जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं, तुम लोग क्या साइंस पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा? आई सब हमारा हराने की कोशिश में लगा। जो आज नहीं चला, आज तो बहुत लेट हो गया। 2014 में पहला जेई का बैच पढ़ाए थे, जिसमें गौरव जी, राकेश जी लोग थे, वो लोग अभी जॉब में। 2014 उसी पैसे से हमने घर पर गांव में अपना घर बनाया था। हमको याद है विविध, 2.5 से पौने 3 लाख रुपए हमको मिला था, जिससे हमने घर पे अपना घर बनाया था। 350 का बैच था, और उस जेई उसमें डिप्लोमा और बीटेक पास छात्र थे, जिनका डिप्लोमा और बीटेक हो चुका था। और उस बैच में चला, हमको याद है कि इतना बड़ा केक बच्चों ने अरेंज किया था जिस दिन बैच खत्म हुआ था मेरे लिए। किस ईस्वी की बात है? के बाद कम से कम 70-75 को तो जेई बैच पढ़ा दिए। तो चला, अब तो मेरा नॉलेज लेवल भी बढ़ गया है। तो उस टाइम तो उतना जानते भी नहीं थे, लेकिन जितना हम कॉलेज लाइफ में पढ़े थे उतना ही काफी था। और सारे डिप्लोमा और बीटेक के बच्चे, 6 घंटा में हमको याद है उस बैच में हम फिजिक्स खत्म कर दिए। कितना घंटा में? 6 घंटा में पूरा का पूरा फिजिक्स खत्म हो गया था। और चूंकि उन लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आता, फिजिक्स का किताब मतलब वो नोट्स रखे, सबको नोट्स उपलब्ध करवा। आप बोलना शुरू किए लगभग चला 11:30 बजे के आसपास, 5:30 पौने 6 बजे तक पूरी की पूरी किताब खत्म कर दिया। वो लोग ताली बजा के पढ़ के चला गया। ये 2014 की बात। अब तो चला मेरा लेवल थोड़ा और बढ़ गया है, तो और फरमाइएगा। एंड दैट्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। चिल्ला जी, हाँ हाँ हाँ, कार्य एवं ऊर्जा। बिग बूस्टर चला, जिस पर आप अभी टेस्ट मार रहे होंगे। बिग बूस्टर अभी अपने चरम पर है। मतलब जितना हम चला नीचे से काउंटर से मेरा हिसाब होता है, उससे ज्यादा हिसाब बिग बूस्टर से होता है। तुम लोग ये पढ़ रहा है ना, जितना हिसाब नीचे से होता है उससे ज्यादा हिसाब बिग बूस्टर से होता है। और आने वाले समय में हमको लगता है नीचे प्लस पब्लिकेशन मिला के भी उतना नहीं होगा जितना बिग बूस्टर पे। कोई पढ़ने में आता है ओकरा, अपन घर पे सब पढ़ रहा है। और नया प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हैं हम, बहुत जल्द वो आपको देखने को मिलेगा। काम चल रहा है लगभग 4 महीना से। आप लोग ड्रीम्स 11 पे अब टीम नहीं बनाइएगा, अब आप टीम बनाइएगा बिग बूस्टर पे। अब जुए की टीम नहीं बनेगी, अब ज्ञान की टीम बनेगी। बच्चे आपस में टीम बनाएंगे, और टीम बना के आप 1 रुपया 2 रुपया लगाकर आप उसमें खेल सकते हैं। और जो जीतेगा उसके अकाउंट में वो सारा पैसा डिलीवर हो जाएगा जो सबने लगाया। और उसकी मिनिमम राशि फिक्स होगी कि आप
2 या 3 रुपया से ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर 10 बच्चे हैं, कहते हैं टैलेंटेड बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप में टैलेंट है तो आप आइए और अपने ज्ञान का परिचय दीजिए, और अगर आप जीत जाते हैं तो आप डेली अपने रहने खाने का बंदोबस्त कर पाइएगा। और उसको चला अब ड्रीम्स 11 पे, प्लेइंग 11 पे लूडो कोई नहीं खेलेगा, आप चला आप ज्ञान का लूडो खेलिएगा। बहुत आसानी से आप मोबाइल में अपना टीम बनाइएगा, टीम 10 12 20 लोगों की होगी, जितने ज्यादा लोग टीम में खेलिएगा। सब लोग अपने अपने वॉलेट से 2 रुपया देंगे, 3 रुपया देंगे, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे आदत लग जाएगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। 2 रुपया 3 रुपया में अगर 30 बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो 30 तिया कितना हो गया? 90। अब 90 रुपया में चला जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड विनर होगा, 3 से 4 लोगों को वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा, बाकी 24 लोगों का लॉस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम हम बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि ये शिक्षा जगत में सबसे बड़ा भूचाल हो। ठीक है, और हर क्षेत्र में +2 में भी लेकर आ रहे हैं, 10th में भी लेकर आ रहे हैं, कंपटीशन में भी लेकर आ रहे हैं। खेलो जीतो जियो जैकपॉट। और कभी कभार ऐसा भी होगा कि हम लोग अपने तरफ से लेकर आएंगे 10,000 20,000 की फंडिंग, उसमें डालेंगे, और डालने के बाद बच्चे आपस में खेलेंगे और उसके अकाउंट में वो 10,000 रुपया चला जाएगा। तो चला काम का काम भी हो गया, नाम भी हो गया, दोनों बात ना हो गया। और वो जो पैसा जमा होगा, मान लीजिए 90 रुपया, उसमें से 10% पैसा बिग बूस्टर के अकाउंट में आएगा, और 90% पैसा जो है वो स्टूडेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और वो स्टूडेंट को दिखेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहेगा तो पता कैसे चलेगा, सब पैसा आप ही रख लीजिएगा। जितना पैसा लगेगा वो वॉलेट में दिखेगा कि इतना पैसा इस बोर्ड पे आया। जैसे जुआ में कैसे दिखता है कि ताश खेलते समय दिख जाता है कि बोर्ड पे सामने कितना पैसा आया है, तो कॉन्फिडेंस लेवल खिलाड़ी का बढ़ जाता है, वो पैसा दिखेगा। और वो दिखेगा कि 30% इधर गया या 10% इधर गया, और बाकी का परसेंटेज इसके और इसके अकाउंट में शेयर हो गया। और जो लोग खेलेंगे उनका नंबर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ताकि आप एक दूसरे से कन्वे कर सकें। ठीक है, मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंट गेम होगा। बच्चा मोबाइल में वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन में जाते आते भी खेलेगा, रूम पे बैठे बैठे भी खेलेगा। तो आपको नहीं लग रहा है चला इससे ज्ञान की वृद्धि तेजी से होगी, गरीब बच्चों की, टैलेंटेड बच्चों की मदद भी हो जाएगी। तो हम लोग बहुत जल्द इस स्कीम को ला रहे हैं, और हमको लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा इससे होगा। अब बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे। अभी आप लोगों को डर लगता होगा कि ड्रीम्स 11 पे टीम बनाएंगे, पता नहीं क्या होगा, पैसा नहीं लगाना चाहते, लेकिन 2 रुपया तो लगा के खेल ही सकते हैं। कहता है जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है। चैप्टर का नाम क्या है? कार्य, शक्ति और ऊर्जा, चैप्टर नंबर 11, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्लास 9th है, चैप्टर 11 है। बोलो हाँ या ना है? सही है। अब चला कहता है जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, कहाँ गिर रही है? चला जी एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई पिंड मुक्त रूप से गिरती है ना चला, या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दोनों केस में जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग नियत रहता है, और कुल ऊर्जा भी नियत रहती है। और चला जब ऊपर से नीचे आएगा तो वेग का मान बढ़ेगा, वेग का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वेग का मान क्या होगा? घटेगा। कभी कभी यहाँ नियत के जगह पर चला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे देता है, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे देता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर खोलिएगा तो मिल जाए। हो गया? किसमें?
इसमें आंसर गलत है। सही तो है, चल रहता है। एनसीईआरटी में ना, हाँ गलत है तो। हिंदी वाला में गलत है आंसर, एक जगह बी टाइप हो गया। और सॉल्यूशन ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन है वो ठीक है इंग्लिश वाले में, हिंदी में एक जगह बी टाइप है। अब आज से नहीं टाइप है, जैसा छपा होगा तैये से टाइप होगा, क्योंकि अगर गलत टाइप है तो जैसा छपा होगा तब से अभी तक टाइप है, क्योंकि चला सही को तो गलत करने दिया होगा। अब तुम सोचो पिछले 60 साल में किसी को फुर्सत नहीं मिला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ के और दूगो आंसर जो एक जगह बी है वगैरह ठीक कर देने। आप कहेगा आप कैसे मानोगे, हो सकता है आप ही का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो, ये तो हो सकता है। तो चला उसी का एक्सप्लेनेशन जो लिखा है वो सही लिखा, एक जगह क्या टाइप, बी टाइप। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, चला जी आंसर क्या होगा। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग से 4 गुना प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया में कार की स्थिति जुड़ जाए। अच्छा एक बात बताओ, हम दौड़ने लगेंगे तो क्या मेरा हाइट बढ़ जाएगा? स्थिति ऊर्जा हाइट पर डिपेंड करता है। तो चला जी, अगर स्थिति ऊर्जा किधर गया, स्थिति ऊर्जा वेग पर निर्भर करता है क्या? वेग पर निर्भर नहीं करता। ये तो वही बात हो गया कि बताइए हम खाना खाएंगे तो मकान का मंजिला बढ़ जाए ना, हो गया। तो चला आंसर बताइए क्या हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चला जी बताइए, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री यानी किसके कारण होता है? घर्षण बल के कारण। और इसमें कार्य का मान कितना होगा? 0। इसमें कार्य का मान हो जाएगा ऋणात्मक, इसमें कार्य का मान हो जाएगा महत्तम। 0 डिग्री होगा तो बल और विस्थापन एक दिशा में ना होगा, 0 डिग्री होगा तो इधर बल होगा, अरे विस्थापन होगा, तो दोनों के बीच का कोण हो जाएगा थीटा का मान कितना? 0। बल की दिशा में विस्थापन होगा ना, चला तो कार्य का मान महत्तम हो जाएगा। 180 का मतलब हुआ इधर अगर विस्थापन होगा ना तो इधर बल लगेगा। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत लगता है। आपका एग्जाम हुआ, हो गया? पढ़े, पढ़ जाएंगे। पढ़ जाए अगला चैप्टर। 10 केजी द्रव्यमान के लोहा 3.5 किलोग्राम के एल्युमिनियम के गोलों के व्यास के समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं जब वे भूतल पर 10 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। कितना मीटर की ऊंचाई पर? क्या समान होगा? अभी तुरंत ही बताए थे, कितनों ऊंचाई पर होगा समान क्या होगा? त्वरण या कुल ऊर्जा, या चला जी क्या, कुल ऊर्जा। सच्ची बात की गलती बात? और अगर आधी दूरी पर होगा तो आधा स्थितिज ऊर्जा होगा और आधा गतिज ऊर्जा। वो भी क्वेश्चन शायद है, बताइए। चले, कोई लड़का अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए हुए है। वाह वेरी गुड। ये लड़का है, 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए हुए है, किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करता है। ये दूरी तय कर रहा है, चला बल इधर की ओर लगेगा और ये 300 मीटर की दूरी तय कर रहा है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य क्या होगा? तो चला आपको पता है कार्य यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। आपको पता है W बराबर FS cos थीटा होता है, FS cos थीटा हो जाएगा तो चला थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। आंसर आंसर डी होगा। लिखो ना डी होगा, हम कह रहे हैं ना, हमारी बात नहीं मानेगा, मान लो। सत्य वचन कह रहे हैं, करे
हाँ चला जी, हम आपको बताए थे। एक मिनट, होल्ड डाउन, पूछ गए हम। चला, जब बच्चा और माँ में क्या संबंध होता है पता है तुमको? क्या? बच्चा का जरा सा हिल डुल होगा ना, माँ बुझ जाती है, या तो हक दिया नहीं तो भूख लगती। आज दोनों बात अलग अलग बुझ जाती। तो तू चला जरा सा मैं करेगा ना, हम बुझ जाएंगे तोरा की दिक्कत। एक दिक्कत ये है कि हम ही एक बताए हैं कि जब कोई व्यक्ति चलेगा तो हमेशा थीटा 90 है। अब उस स्थिति में हम आंसर एगो क्वेश्चन का बताए हैं कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसमें कार्य 0 होगा, या पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहा है तो कार्य 0 होगा। हम बैठे थे, बोले थे पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहा है, विस्थापन 0 है, इसलिए कार्य 0 है। और अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो हमेशा थीटा 90 नहीं होगा, वो झुकेगा। तो झुकेगा तो वहां कार्य का मान 0 नहीं होगा। यही बात ही हमारा पर अब दे रहा है कि उस टाइम तो आप ये बात बताए थे। अब गुरुजी फिर आप अपना बात से पलट गए हैं। लेकिन उस टाइम वाला जो दूसर बात था वो याद इसलिए ही नहीं याद है, लेकिन ये बोल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसको एक सवाल पूछना है। हम ये भी बात बोले थे कि अगर ये ऑप्शन नहीं रहता कि पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहा है, तो वहां ये मान लेते कि चलते समय थीटा 90 होता है और कार्य को 0 बना देते। इसीलिए यहां चूंकि कोई दूसरा कंडीशन नहीं है तो इसको हम थीटा का मान 90 डिग्री मान लें, और तभी यह सवाल बनेगा। आप MGH लगाइए, लगाइए, आप लगा दीजिए MGH। M का मान कितना है 3, G का मान 10 और H का मान सब तो आपको दे दिया है, G भी दे दिया है आपके स्वागत में। आप इसको निकालिएगा तो 3 तिया 9 गुना 10 के पावर 3 जूल होगा। आप कहेगा सर हो सकता है यहाँ 6 के जगह 9 हुआ होगा। पता है, हाँ सर यही बोल रहे हैं। बाप रे बाप, ऐसा नहीं है। आप कहेगा आप कैसे समझ गए? तो भैया NCERT को प्रमाण की जरूरत है क्या? आप खोल के देख लीजिए, 6 का 6 है, जबरदस्ती 6 का। ये के किताब में 6 9 हो सकता है, NCERT में संभावनाएं कम है। 6 है कि 9 है? सामने किताब खुला है, 6 है कि 9 है? 100 है। चला, जबरदस्ती नहीं करना है। तुमको हम 9 करके आंसर मारेंगे तो मार लीजिए, आपका दिल करता है तो। हाँ जी, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मतलब ऐसे, और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा मतलब ऐसे। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, हम आपको खींच रहे हैं, मेरे विरुद्ध जाइएगा तो हमारा से दूर जाइए। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे आ रहा है, अब विरुद्ध जाएंगे तो ऊपर जाए। अब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, ऐसे आएंगे तो सपोर्ट में आएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हो जाएंगे। यो है क्या जी? बता, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल तो ये है, न्यूटन मीटर भी बोले थे। बोलिएगा कहां से? W बराबर FS cos थीटा से। FS cos थीटा, cos थीटा का कुछ होता नहीं है, F का न्यूटन होता है, S का मीटर होता है। फिर कहते हैं किलोवाट। किलोवाट तो चला शक्ति का मात्रक है, और भी बहुत बड़े यंत्रों की शक्ति का। आंसर ये हो जाएगा। एक और चला, जूल के बदले हम लिख सकते हैं वाट सेकेंड, क्योंकि वाट बोले तो जूल बटा सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा आंसर। हाँ हाँ हाँ, हम ही तो बताए हैं, अभी बताए कि नहीं? किलोवाट। अच्छा लगे, ठीक है कि गड़बड़ है? आगे बढ़ जाए। द नेक्स्ट वन इज, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो चला जी, कार्य तो W बराबर FS cos थीटा होता है, इसके अलावे किसी पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पर करता है, बल पर।
वेग पर करता है क्या? आंसर हो गया जान अमर। हो गया। आप लोग जो आपस में चला सेट प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत सारे देखते हैं हम ये स्टेडियम में, गंगा किनारे वगैरह वगैरह, आपस में भी बच्चे सेट प्रैक्टिस करते हैं। उनके लिए हम एक फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं कि आप फ्री में अपना टेस्ट बना सकते हैं। टाइपिंग का कोई झंझट नहीं और प्रूफ रीडिंग का भी कोई झंझट नहीं। वो लोग क्या करते हैं ना, जीरोक्स निकाल निकाल के टेस्ट लेते हैं। उसमें चला वो एक आईडी से 2 या 3 सेट अपने से बना के ग्रुप में टेस्ट ले सकते हैं। जितना अलग अलग जगहों पर देखिएगा आप, गंगा किनारे, स्टेडियम में, अन्य अन्य जगहों पर ग्रुप बना के बच्चे टेस्ट मारते हैं। तो क्या करते हैं ना, हाथ से लिखते हैं या टाइप करवाते हैं। उनका पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। हम उनको एक मोबाइल पे फैसिलिटी देंगे जिसपे वो मोबाइल पे ही अपना टेस्ट अपने से बना लेंगे, वो भी बिना किसी पैसे के। और जो क्वेश्चन वो चाहेंगे, जिस प्रीवियस ईयर का चाहेंगे, जिस किताब का चाहेंगे, जिस लेवल का चाहेंगे, उस टाइप से लगभग 32 कैटेगरी में बांटा हुआ है। वो 32 टाइप का क्वेश्चन वो कवर कर सकते हैं। अगर उनको प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन चाहिए तो उनको इजी चाहिए, टफ चाहिए, मॉडरेट चाहिए, या एसएससी प्रीवियस ईयर से चाहिए, कि रेलवे प्रीवियस ईयर में भी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर से चाहिए, कि एनटीपीसी से चाहिए, कि एएलपी से चाहिए, कि बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर से चाहिए, जहां से चाहेगा वहां से क्वेश्चन कलेक्ट करेगा, सेट बनाएगा और आपस में सेट बहुत आसानी से मार पाएगा। उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ये हम टीचरों को भी दे रहे हैं, लेकिन टीचर के लिए उनको पे करना होगा और स्टूडेंट के लिए ये कंप्लीट फ्री होगा। एक नंबर से रजिस्टर करने पर आपको 3 सेट या 4 सेट या 10 सेट तक का देंगे कि वो बच्चा अपने से क्रिएट कर पाएगा। क्योंकि 10 से ज्यादा देंगे तब तक टीचर भी उसका यूज करने लगे, या उतना उस लिमिट में देंगे ताकि अगर 20 गो लड़का है आपस में तो दूसरा सेट जनरेट कर लेगा और बहुत आसानी से टेस्ट मार पाएगा। बहुत जल्दी फैसिलिटी भी हम बच्चों तक पहुंचा देंगे। आंसर बता दीजिए क्या होगा। बाग बांध में संग्रहित जल स्थिति ऊर्जा, सही है ना? लीजिए चला जी, इस चैप्टर का भी शायद ये अंतिम क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई, हम बोले आधी ऊंचाई, आधी ऊंचाई पे चला क्या होता है, यहाँ से अगर गिरेगा ना तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 100, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0 और टोटल एनर्जी हो जाएगा 100। आधा ऊंचाई पर अगर जाएगा यानी h/2 ऊंचाई पर अगर जाएगा तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 100, काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा 50 और टोटल एनर्जी हो जाएगा 100। और जब यहाँ आएगा तो हाइट 0 हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 100 और टोटल एनर्जी हो जाएगा 100। रुक जा रुक जा रुक जा, बड़ा बढ़िया बात बता देते हैं तुमको। रुकना रे, नहीं रुकेगा, रुक गया। देखो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ का का जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगर उच्चतम बिंदु पर mgh होगा वो निम्नतम बिंदु पर हाफ mvh है। कभी कभी कहा देता है उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान इतना है तो निम्नतम बिंदु पर वेग कितना होगा, अगर द्रव्यमान इतना है, इतना बराबर इतना कर देंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, m का मान लिख देंगे, अब v का मान निकाल। या कहेगा निम्नतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान इतना है तो उच्चतम बिंदु तो महत्तम हाइट कितना होगा, जी का मान 10 ले लेंगे, ये बराबर ये कर देंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, m का वैल्यू रख देंगे, h का वैल्यू निकाल देंगे। नहीं बुझा आंसर? इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बीच में कहेगा तो आधा आधा बराबर कर देंगे, हाफ mv²/2 बराबर mgh/2, यानी दोनों बराबर होगा।
वहां भी वही होगा, बीचों में हाफ एम वी स्क्वायर बटा 2 या एम जी एच बटा 2, यानी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच। That's the ending of this chapter. हाँ, हट जाए। हो गया। अजय सर देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ हाइट है तो केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी तो अंतिम बिंदु पर वेग 0 होता है, इसलिए ये 100 ये 0 तब नहीं, ये 100 आधा पर आएंगे तो आधा स्थिति ऊर्जा आधा गतिज ऊर्जा, ये इतना, और नीचे आएंगे तो वेग ज्यादा होगा, लेकिन आके तो हाइट 0 ना हो गया, हाइट 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100। ठीक है, और यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी वो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, और जो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी वो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी। And the next chapter is ध्वनि। हम चला इसलिए भी आज क्वेश्चन कम रखे थे कि आराम से पढ़ाएंगे, हम रिलैक्स मूड में पढ़ाएंगे। 20वां क्वेश्चन और पढ़ा दिया, पता चला वो आप ऑलरेडी जानते हैं, अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाए। स्वर क्या है? स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें कई आवृत्तियां होती है, केवल 2 आवृत्तियां होती है, एकल आवृत्ति। आप कहेगा कैसे? बोलो कैसे? एक मिनट, आप मेरा किताब खोलिएगा और किताब खोल के ध्वनि का सबसे लास्ट में जाइए ना, तरंग अवतार सबसे लास्ट में जाइएगा, वहां लिखल है सा रे गा मा पा धा नी, यही ना है। इधर से इधर जाने पर आवृत्ति बढ़ता है। आवृत्ति क्या होता है चला? इधर से इधर जाने पर आवृत्ति क्या होता है चला? बढ़ता है। तो चला सबकी अलग अलग आवृत्ति होती है। स्वर बोले तो भारतीय संगीत 7 स्वरों से बना हुआ है, सारे गामा पाधा नी, 7 को हुआ कि ना? 7 स्वरों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? सारे गामा पाधा नी। तो चला सबकी आवृत्ति अलग अलग है, आवृत्ति याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसकी आवृत्ति कितनी है। वैसे मेरा किताब खोलिएगा तो आपको सबकी आवृत्ति दी हुई है। तो चला बताइए, सबकी अलग अलग आवृत्ति है कि एक आवृत्ति? तो कहते हैं जिसमें, कहते हैं स्वर एक ऐसी ध्वनि है, स्वर मतलब कोई एक की बात कर रहा है, अगर देता 7 स्वर एक ऐसी ध्वनि है। नहीं समझे? भीड़ और आदमी में अंतर नहीं है, आदमी एक होगा भीड़ सब होगा। अगर देता 7 स्वर एक ऐसी ध्वनि है तो देते इसमें कई आवृत्ति हो। आदमियों का झुंड और आदमी में अंतर है कि नहीं? 7 स्वर और स्वर में अंतर है कि नहीं? स्वर एक हुआ तो सबकी अलग अलग एकल आवृत्ति होती, जिसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है? नी। आंसर पढ़ जाए। यांत्रिक पियानो, पियानो बजाए हैं? पियानो कौन देखा? वैसे ऐसे वाला जो होता है वही पियानो है क्या? जो संजय दत्त बजाया करता था माधुरी दीक्षित के सामने, क्या तो नाम था उस मूवी का? खलनायक की साजन कुछ है। यांत्रिक पियानो को किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया जाता, मतलब पहले पौ, बाद में पौ, धीरे और जोर से। धीरे से जब आप दबाते हैं तो कम आवाज करता है,
और जोर से दबाते हैं तो अधिक आवाज करते। यही मामला है कि नहीं है? कभी चला पियानो का कुंजी दबाए हैं? नहीं दबाए हैं? मेरे घर, वाह, दीपक सर पूरा स्मार्ट लग रहे हैं, चश्मा पहने हुए हैं। एक मिनट, हम क्या कह रहे थे? चला हाँ, मेरे घर में चूंकि चला हारमोनियम है, क्योंकि मेरे बाबूजी सभापति हैं। सभापति समझता है? कीर्तनिया मंडली के सभापति हैं। अब दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष। धीरे धीरे पापा को बहुत सारा पोस्ट मिल रहा है, हनुमान मंदिर के भी करता धरता है। तो क्यों मिल रहा है पता नहीं। बहुत पहले पापा, जब से हमको ये हम पैदा हुए तब से पापा कीर्तनिया मंडली के अध्यक्ष, लेकिन बजाने वो झुनझुना भी नहीं आता, ठीक ना, लेकिन फंडिंग तगड़ा रहता है। चला, हमारे पापा थे ना, जब हम नहीं पढ़ते थे या पापा को पैसे की जरूरत नहीं थी, तो दादाजी मेरे जमींदार थे, तो वो कहते थे काम करने की क्या जरूरत है, हम लोग काम करेंगे, हम लोग जमींदार का बेटा है। अच्छा, मामला गड़बड़ाने लगा, बाढ़ में सब डूब गया, हम लगता है कि मामला गड़बड़ा गया। पापा चला, जब हम पढ़ते थे और पैसे की दिक्कत हुई ना, तो पापा अपने से हलो चलाने लगे। सुबह में वो धान का कदवा होता है ना, सुबह में जाते थे और रात में आते थे कदवा करके। हम लोग रोटी वोटी लेके जाते थे, और एक जमींदार का बेटा चला, हल भी चलाता था और रोटी भी खाता था, क्योंकि हम लोग के तरफ चला कोसी का बाढ़ आ गया 2008 में। और कोसी के बाढ़ में चला, जमीन उपजता था 4 फसल, ओकरा में कोसी बिहार का शोकन है, ओकरा में 10 फीट बालू दे दिया 2008 में। इसवी हम भूल जाएंगे, तो 2007 कर दो, तो 1 लाख के इनाम दे देंगे। बात कर, मतलब हम कह रहे हैं चला 2008 की बात है। तो यहाँ रहते थे, नहर देख रहे हैं, इन नहर के उस साइड रहते थे। यही मेरे कोचिंग से उस साइड निकलोगे, पुला थोड़ा आगे, सब कुछ डूब गया। मम्मी को ब्रेन मैलेरिया हो गया। पापा लोग जितना जानवर था, गाय बकरी, उस सब का डोरी काट के छोड़ दिए, कुछ बचवे नहीं किया। उस टाइम हमारे गुरुजी थे, नाम था उनका विकास राही। टाटा माइक्रो हिल पब्लिकेशन में फंडामेंटल कैलकुलस की किताब आती है, और वो चला पूरा का पूरा 17,000 फीस मेरा माफ कर दी, 17,000, 1 टका नहीं लिए। आ जाइए इधर, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी में पहले धीरे धीरे फिर जोर से दबाया जाता है। दूसरी बार मतलब जब जोर से कि जब धीरे से? तो कहता है पहली ध्वनि से प्रबल होगा, परंतु इसका चला धीमा और जोर होना किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर कि तारत्व पर? तीव्रता पर कि तारत्व पर? तीव्रता जो है, तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, इसी से धीमा और प्रबल होता है। भूल गया क्या? और एक होता है तारत्व, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, और इसके कारण मोटा और पतला होता है। जल्दी से लिख, इसके कारण मोटा और क्या होता है? पतला होता है। जल्दी बोलो, आंसर क्या होगा? क्या होगा? चला आंसर जल्दी बता। ए की बी की सी की डी। हाँ, पहली ध्वनि से प्रबल होगा, किंतु इसका तारत्व भिन्न होगा, भिन्न नहीं होगा। हाँ सही तो है, क्योंकि साहीन है या रेहीन है, एक ही स्वर है। जोर से जब दबाएंगे ना चला, तो आवाज अधिक दूर जाएगा, लेकिन सा साए रहेगा, सा गा नहीं हो जाएगा। सा साए रहेगा, सा गा हो जाएगा चला, तब तो ध्वनि उत्पन्न ही नहीं कर पाएंगे हम लोग सुरीला। तो चला तारत्व में तारत्व भिन्न नहीं होगा, लेकिन पहली ध्वनि से प्रबल होगी। पहली ध्वनि से प्रबल कौन होगी? त्रिध्वनि। तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। डाउट है तो पूछ लीजिए। 3 नंबर
पहली ध्वनि से प्रबल हो गया, इसका तारत्व भी अपेक्षा नहीं चला। आप कभी पियानो नहीं बजाए होंगे, आप वो स्विच फिक्स है वो पियानो का जो की है कि सा ही देगा, और उसका आवाज मोटा पतला नहीं होगा, कम दूर या अधिक दूर जा सकता है। जोर से दबाइएगा तो अधिक दूर, नजदीक धीरे से दबाइएगा तो कम दूर। यही सत्य वचन। हाँ करता है तो क्या हो गया, आवृत्ति तो अलग 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 का अलग अलग होता है, एक का अलग अलग थोड़े हो जाता है। हाँ एक स्विच है तो से सा हो, कभी आप इसका मतलब संगीत सीखे नहीं है। सा का स्विच फिक्स है, पे का स्विच फिक्स है, पे को बार बार दबाइएगा तो सा का ध्वनि आवृत्ति बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। अगला आंसर बताओ। सोनार पराश्रवितन, एकरा बताने की जरूरत है चला, आंसर आगे बढ़ जाए। सोनार परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला, ध्वनि वायु में गमन करती है यदि, क्या होगा बताइए। व्हाट इज आंसर। माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हो, वायुमंडल में आर्द्रता ना हो, विक्षोभ गमन करता है, यही तो आंसर है। हम अभी जो बोल रहे हैं चला, तो क्या यहाँ के कण आपके पास जा रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। वायुमंडल में आर्द्रता ना हो, आर्द्रता हो ना हो जेवे करे, वो आर्द्रता होगा तो तेजी से जाएगा, वो अलग बात। फिर कहता है कण एवं विक्षोभ दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करे, साफे गलत। विक्षोभ गमन करता है, आप पढ़े होंगे चला, इस टाइप से जब हम लोग बोलते हैं ना, और ये आपका कान होता है, तो ये ध्वनि का विक्षोभ होता है। विक्षोभ होता है मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, एक दूसरे को दबाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और ये हम विक्षोभ कहें, या लिखिएगा संपीड़न और विगलन के कारण आगे बढ़ता है। संपीड़न तथा विगलन के कारण आगे बढ़ता है। लिख लीजिए, ध्वनि जो है विक्षोभ के कारण या संपीड़न और विगलन के कारण आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है। अगला 9वें क्वेश्चन है चैप्टर में। अगला बताइए चला जी आंसर, अभी तुरंत हम बताए थे। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करना। क्षीण और प्रबल मतलब धीमा और प्रबल। क्षीण का मतलब यहाँ क्या हो गया चला, धीमा। धीमा और प्रबल करना है तो चला आयाम या तीव्रता। आयाम या क्या, तीव्रता। आयाम या क्या चला, तीव्रता। अगला, ये भी चला बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो तरंगदैर्घ्य होता है चला, इसका बेसिक से क्वेश्चन है। तरंगदैर्घ्य इसका यहां से शुरू किया ना चला, इसका फिर यहां तक हो, यही ना तरंगदैर्घ्य है। ये चला, इसका अगर यहां से शुरू किया तो यहां तक तरंगदैर्घ्य, अगर इसका यहां से शुरू किए, इसका यहां तक तरंगदैर्घ्य हो। अब बताइए आंसर क्या है। दर्शाए गए वक्र में आधा तरंगदैर्घ्य ए बी, ये आधा है चला, आधा तो ये होता, ऐसा दिया हुआ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, और यहाँ ई है। तो कह रहा है आधा तरंगदैर्घ्य, आधा कौन होगा, ए बी, बी डी, बी डी आधा होगा रे, यहां से यहां तक पूरा हो, ये आधा हो जाए आंसर। अगला, अगला हम चले, भूकंप। चला, भूकंप और हृदय की धड़कन। भूकंप कहिए या हृदय की धड़कन कहिए,
अपस्रप, अपस्रप। एंड द नेक्स्ट वन इज, बताइए चला आंसर। तीन नंबर इज द राइट आंसर। चला कुत्ता श्रव्य भी है और पराश्रव्य भी है, कुत्ता का कोई लिमिट नहीं है। ई चला सही है। अब श्रव्य में राइनोसेरस हो जाएगा, पराश्रव्य में तो चमगादड़ हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा और पोइसेस हो जाएगा। अनाधुन इसमें कुत्ते माने, याद रखिए। चले तो याद रखना पड़ेगा। अगला में चले, अगला में चले, अगला चला जी, बताइए आंसर क्या हो। कहता है किसी संगीत समारोह में वृंद वाद्य बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करने पर क्या समायोजित करे, क्या होगा? सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के, यही आंसर। कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। एक काम है चला,